हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो हमने इसको जो है कंटिन्यू किया था। तो फर्स्ट पढ़ रहे थे हम इसका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन। तो न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ी थी नेक्स्ट हेडिंग जो कि थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ रहे थे कि आपका जो डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होता है। कुछ हेडिंग्स दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। जैसे कि इन माउथ में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवा, और उसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन सा होता है, अल्फा सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन भी बोलते हैं, जो आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करने के काम करता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने डाइजेशन इन द स्टमक के अंदर डाइजेशन पढ़ा था कि डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपकी। फर्स्ट है क्या, पेप्सिनोजन बाद में कन्वर्ट होता है कि इसमें पेप्सिन में, एक्टिव पेप्सिन में, जो क्या काम करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें प्रेजेंट होता है एच का वर्क आपको बताया था कि एच का वर्क होता है कि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का। दूसरा जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने का थोड़ा बहुत, और फिर क्या बताया था कि जो बैक्टीरियल हैं उनको किल करने का, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का। तो फर्स्ट जो बेसिक काम है इसका एच का, वो क्या था, पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी म्यूकस क्या काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है किसके ऊपर, स्टमक की वॉल के ऊपर, ताकि जो स्टमक की वॉल हो वो एक्सकोरिएट ना हो, मतलब उसमें अल्सर ना हो। ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम। अब डाइजेशन पढ़ा था हमने ड्यूडेनम में। हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट बताया था ड्यूडेनम, सेकंड बताया था जेजेनम, और थर्ड बताया था इलियम। तो ड्यूडेन वाले पोर्शन में क्या होता है, डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं आकर के। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे लिवर से बताया था, जैसे पैंक्रियास से बताया था, और बाइल से बताया था, सॉरी गॉल ब्लैडर से बताया था। गॉल ब्लैडर से क्या आता है, बाइल जूसेस आते हैं जो फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, मतलब फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ ली थी। अब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से एडिंग है। अब ड्यूडेनम आ गया, ड्यूडेनम की फिर जेजेनम आ जाएंगे। इन द ग्लैंड्स द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन की वॉल है उससे भी क्या हो रहा है, जूस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। आगे जब आप 11th में आएंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे सक्कस एंड ट्राइकस। सक्कस एंड ट्राइकस भी क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिले रहते हैं। द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द ग्लूकोज। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सलाइवरी एमाइलेज, या फिर शॉर्ट पे जिसको एमाइलेज बोल रहे थे हम, वो भी क्या काम कर रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कर रहा था, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर भी एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड प्रोटीन्स को किस में करेंगे, अमीनो एसिड्स में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और न्यूक्लिक एसिड हो गया। इन सबको हमें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म क्या होती हैं, जैसे कि प्रोटीन की अमीनो एसिड होती है, जैसे कि स्टार्च की ग्लूकोज होती है, जैसे फैट की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड की डीएनए और आरएनए होते हैं। तो हमें अभी सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो इनको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं विलाई, जिनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट्स होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं, और इसमें प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स जो एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉल्ड विलाई हैविंग द ब्लड वेसल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी जो आपका फूड है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अब ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जो हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि फैटी एसिड्स, जैसे ग्लिसरॉल, जैसे डीएनए और आरएनए, ये सारे कहाँ जाएंगे, अब ब्लड में जाएंगे। तो यहाँ से ब्लड में जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, विलाई। विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेसल्स। अब इन वेसल्स में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मैंने बताया कि जो विलाई होती हैं उसके अंदर माइक्रो विलाई भी प्रेजेंट्स होती हैं और ये क्या बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल द सेल इन द बॉडी। अब होगा क्या इनका, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी सिंपल फॉर्म्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड की हेल्प से, या ब्लड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी बॉडी में। देन द अनडाइजेस्टेड फूड, अब कुछ ऐसी भी मटेरियल है जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जो वेस्ट रह गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ या फिर वो उसका ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा, देन द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है सीकम, एक होता है कोलन और लास्ट वाला होता है रेक्टम। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी होगा, पहली बात तो इसमें डाइजेशन नहीं होता है। देयर इज़ नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कहाँ होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आ गए हम लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होना है। वो एब्जॉर्प्शन भी किसका होना है, किसका, वाटर का होना है। वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। और वेस्ट मटेरियल भी यहीं से रिमूव होगा। इसकी जो लास्ट पोर्शन है रेक्टम, वहाँ से क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपने अभी ये पूरा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ लिया है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। क्योंकि ये 4 मेन हेडिंग्स में बटा पड़ा है ये पूरा हमारा चैप्टर। फर्स्ट वाला था न्यूट्रिशन और सेकंड वाला है अब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का सिंपल मीन्स होता है बेटा, रेस्पिरेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब अभी आपने जो फूड खाया है, जो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, ये सारे क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ये ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, ये अभी क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ये ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, और उसी एनर्जी की हमें ज़रूरत है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी। फूड क्या होता है, बर्न होता है, जलता है, या फिर ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, मेन क्या है, हमें ऑक्सीडाइज करना है उसको, ऑक्सीजन को उसमें ऐड करना है और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब क्या निकलेगा इसमें से, एनर्जी, जिसकी हमें ज़रूरत थी। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। ये होता कहाँ है रिएक्शन, ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं अभी कि कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कौन सी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो अभी हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से देखने पे हमें पता चल रहा है ये जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी एनर्जी होगी, एनर्जी कौन सी एनर्जी, यहाँ पर केमिकल एनर्जी की बात हो रही है बेटा। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है हमारी बॉडी में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितनी भी एटीपीज होती हैं सारी स्टोर्ड हो जाती हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे हम पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं, वो हमारी एनर्जी है, जो हम सोशल एनर्जी है एक तरीके से। इसी तरीके से ये जो एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर्ड होगी बॉडी की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड बर्न होता है, बनती क्या है, रिलीज होती है एनर्जी। और इस एनर्जी से क्या बनती हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट। जैसे कि आपका 2000 का नोट बहुत महंगा नोट है, सबसे बड़ा नोट इंडिया का। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट, एटीपीज बन रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्रॉम एडीपी बनेंगी किससे, एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब क्या है इसका एक्चुअल मीन समझते हैं। एडिनोसिन, एडिनोसिन जो होता है वो एक नाइट्रोजनस बेस होता है। उस एडिनोसिन से क्या जुड़ रहे हैं, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, सॉरी हाँ ठीक है 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल किससे जुड़ेंगे, बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है केमिस्ट्री के अंदर, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, एनर्जी देना पड़ती है। और जब बॉन्ड टूटते हैं, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहे हैं,
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी देना पड़ेगी। जो ऑक्सीडेशन में रिलीज हुई है एनर्जी वो क्या बनाएगी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाएगी। किससे बनाएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट पहले से मौजूद था, यानी कि नाइट्रोजन बेस में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये काम हो गया। आगे चलते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। किसकी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है स्टोर्ड। व्हेन सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। मैंने अभी बताया था कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब देना पड़ती है एनर्जी, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड टूटते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है। अब इसी एनर्जी को सेल अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेगी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है इस चैप्टर में पूरे। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के टाइप। रेस्पायरेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। पहला पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पायरेशन। अभी हम दोनों को सुपरफिशियली देखते हैं क्या होते हैं ये। एक्चुअली जब हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर आता है ग्लूकोज। ठीक है, अब सेल के 2 पोर्शन होते हैं बेटा, एक तो होता है न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन, एक होता है न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन। जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है उनमें जो ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज की फर्स्ट रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, पायरुविक एसिड होते हैं 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म से अब इसका फेट है कि ये कहाँ जाएगा। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, जैसे कि बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो अगर बैक्टीरिया में रहेगा तो क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एरोबिक रेस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। आप देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं, सब में क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन। इन एनारोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज, सॉरी अभी एरोबिक की बात चल रही है, एनारोबिक की नहीं चल रही। इन एरोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्ट टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये दोनों जगह होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पॉइंट है। क्या पॉइंट है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, और इस स्टेप में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। आप देख रहे हैं ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म पहले बदलेगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड का फेट होगा कि अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और तब वो क्या बनाएगा, 38 एटीपी या एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा। ठीक है, अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहा, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तब वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। In aerobic respiration, glucose is converted to pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen. यहाँ पर जो presence of oxygen लिखा है इसको आप काट देना। presence of oxygen की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली स्टेप में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड देन इन presence of oxygen pyruvate is converted into the carbon dioxide, water and energy in the mitochondria. ये स्टेप जो होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, दूसरी वाली पायरुवेट टू, पायरुवेट से एनर्जी का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, ये रिएक्शन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एनारोबिक रेस्पायरेशन में सेम बात है,
टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस द लेस एनर्जी, यहाँ पर कम एनर्जी बनती है। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दो तरीके से होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, या तो वो बैक्टीरिया के अंदर होगा, बैक्टीरिया में क्या बनता है, इथेनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल, जो शराब बनाने के काम में आता है, ठीक है, बियर बनाने के काम में आता है इथेनॉल, ठीक है। वो इथेनॉल किस में बनेगा, बैक्टीरिया के अंदर, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड दिया है, वो लैक्टिक एसिड किस में बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा मसल्स के अंदर, मतलब हम लोगों की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड। अब ये कैसे बनेगा, ये तब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो एनर्जी की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा ग्लूकोज ऑटोमेटिकली टूटने लगता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ग्लूकोज टूटने लगता है, तब वहाँ पर होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और तब बनता है कौन, लैक्टिक एसिड। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आ गई, एक तो लैक्टिक एसिड आ गया, दूसरा इथेनॉल आ गया। लैक्टिक एसिड मसल्स में, इथेनॉल बैक्टीरिया में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और एनर्जी निकलेगी, बट ये एनर्जी बहुत कम अमाउंट में निकलती है। इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मसल सेल्स या ईस्ट यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट, पहले तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, दोनों तरफ की रिएक्शन है, एरोबिक और एनाएरोबिक। पायरुवेट एंड देन absence ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। पायरुवेट क्या होगा, पायरुवेट किस में बदलेगा, एनर्जी में बदलेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, पहले में बनाया लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, पहले में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाई है, क्योंकि ये मसल्स में हो रही है, लिखा भी है यहाँ पर इन मसल सेल। नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या हो रहा है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड वाली स्टेप में इन ईस्ट, ये किस में है, ईस्ट के अंदर हो रही है, और क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, इथेनॉल। इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है। क्या बन रहा है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। बेटा यहाँ पर अगर हम एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनती हैं, कितनी बनती हैं, 38 एटीपी, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनती हैं। अब चाहे वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना रहा है तब भी 2 एटीपी बनाएगा इन मसल सेल्स, या फिर वो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में इन ईस्ट, यहाँ पर भी 2 एटीपी एनर्जी बनती है। तो कुल मिला के जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हाई एनर्जी बनती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, कितनी होती है, 2 एटीपी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी होती है। ये आपकी बात हो गई। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, 3 पाथवे हैं। पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ये तो हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी कितनी निकली, 38 एटीपी। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इन मसल सेल्स या फिर ईस्ट, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी कितनी, 2 एटीपी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा प्लस एनर्जी कितनी, 2 एटीपी, और इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसा होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एंड लास्ट में क्या होता है, डायफ्राम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल, एयर कहाँ से एंटर करती है, नॉस्ट्रल से एंटर करती है। द हेयर्स एंड द म्यूकस, हमारे जो नॉस्ट्रल होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ एक चिपचिपा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। ये म्यूकस और हेयर्स क्या करते हैं, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा, उनको पकड़ लेगा और आगे की तरफ नहीं जाने देगा, ताकि हमारी जो एयर है वो एकदम फ्रेश एयर जाए। हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड देन पास थ्रू द फेरिंग्स, और पहला वाला जो पोर्शन होता है नोस्ट्रल कैविटी से के बाद फेरिंग्स जो होता है कॉमन पार्ट होता है फूड का भी और एयर का भी।
यहाँ से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स जो पार्ट होता है वो किसका होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। अब किस में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद एंड एंटर्स इनटू द लंग्स, और लास्ट में ये लंग्स में एंटर कर जाएगी कौन, एयर आपकी। द ट्रैकिया हैज़ रिंग्स, ट्रैकिया जो है रिंग्स में बटी रहती है ऑफ कार्टिलेज, लेकिन रिंग्स काय की बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीन तरीके की होती हैं। एक तो बोन्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। उसके बाद आती हैं मसल्स, मसल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। इनके बीच की कौन सी आती हैं, कार्टिलेज, जो ना तो ज़्यादा हार्ड होती है ना सॉफ्ट होती है, इनके बीच की होती है। पेलिएबल होती हैं, थोड़ी लचीली टाइप की होती है, उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बने हुए यहाँ पर रिंग्स होते हैं। द ट्रैकिया हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोलैप्सिंग, उसको चिपकने से या कोलैप्सिंग से बचाती है। व्हेन देयर इज़ नो एयर इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया में जब एयर नहीं होती तब की बात कर रहे हैं। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू, ब्रोंकाई जो होती है डिवाइड्स हो जाती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स आते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, एंड देन लास्ट, सबसे लास्ट में जाके आती हैं एल्वुलाई, कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स व्हेन एंड्स देयर टिनी, टिनी मतलब छोटे होते हैं, एयर सैक्स मतलब एक थैले की तरह, एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई, जिनको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनमें एयर फिल्ड रहती है, जिसमें एयर स्टोर्ड रहती है। द एल्वुलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, अब एल्वुलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर ब्लड मौजूद होगा। ब्लड क्या काम करेगा, इस एयर में से ऑक्सीजन को निकालेगा और अपने अंदर ले लेगा, ले करके जाके कहाँ देगा, सेल को, और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ले आकर के कहाँ देगा, लंग्स को, यही काम होता है, ठीक है। द एल्वुलाई इज सपोज विद ब्लड वेसल्स, सप्लाइड ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में दे देता है, वापस एल्वुलाई में दे देता है, और एल्वुलाई से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। द एल्वुलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद ये आपका पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होती कैसी है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है बेटा, यहाँ दो स्टेप्स होती हैं। पहला होता है इंस्पायरेशन, मतलब सांस को अंदर खींचना, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ये होता कैसे है, ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है, ये कह रहा है व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को अंदर खींचते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आप डायफ्राम देख रहे हैं यहाँ पर, डायफ्राम जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम्स। इस डायफ्राम्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम को या फिर पसलियों को ऊपर नीचे करने में, अप डाउन करने में हेल्प करती हैं, ताकि जो चेस्ट कैविटी है उसका एक्सपेंड हो और कॉन्ट्रैक्ट हो। आगे चलते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब सिकुड़ना, क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, और कहाँ की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड्स, एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड का मतलब बढ़ जाती है। जब कैविटी बढ़ जाती है तो जो वॉल्यूम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जैसे ही वॉल्यूम यहाँ का इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर एयर का कहाँ पर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे लंग्स में एयर का प्रेशर कम है, तो एयर क्या करेगी, डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, डिफ्यूज़ इन हो जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर से कहाँ चली जाएगी, हमारे लंग्स में, विदाउट एनी एनर्जी का एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा, ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा। जो एयर है एटमॉस्फेयर से सीधे कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, और एयर कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। सेकंड स्टेप क्या होती है, एक्सपायरेशन, मतलब सांस को बाहर छोड़ना। अब क्या होना है, अब एयर कैविटी को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
जो हमारी कैविटी है लंग्स कैविटी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम कम होगा तब क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर। और जब प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का कम हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, डिफ्यूज आउट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। When we breathe out air, the muscles of the diaphragm relaxes। अब डायफ्राम रिलैक्स में आ जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स में आ जाता है तो वो डोम शेप का हो जाता है एंड मूव अपवर्ड, और चेस्ट कैविटी अपवर्ड की तरफ मूव करती है, मूव अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर को जब डायफ्राम जाएगा तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। और जिस वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एयर जो होती है वो आउटसाइड चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये क्या था आपका रेस्पिरेशन वाला पोर्शन आज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और इसको सब्सक्राइब कर दो।